संसद कांड मामले में दिल्ली पुलिस घटना का अब रिक्रिएशन करने की तैयारी में है। बीती रात इस घटना के मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा ने राजधानी दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थान में छिपने में जो मदद करने वाला महेश था, उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि किस तरह नीमराना के पास, राजस्थान के नीमराना के पास आखिरी लोकेशन ललित झा का आया था, लेकिन उसके बाद राजधानी दिल्ली में उसने आत्मसमर्पण किया नई दिल्ली पुलिस के सामने। दिल्ली पुलिस की एक टीम इस समय महेश के मौसेरे भाई कैलाश से भी पूछताछ कर रही है। कैलाश दरअसल वो व्यक्ति है जिसने होटल में कमरा दिलाने में मदद की थी ललित झा की। इस बीच दिल्ली पुलिस को यह भी पता चला है कि महेश को भी दिल्ली आना था, लेकिन किसी वजह से महेश दिल्ली नहीं आ पाया। अब प्रश्न यह पूछा जा रहा है, जब पूछताछ चल रही है इस मामले में, कि महेश आखिर दिल्ली क्यों नहीं आया? क्या कोई और प्लान भी था? क्या इसका एक प्लान बी भी है? और दिल्ली पुलिस अभी यह पड़ताल कर रही है। असल में पता लगाने की यह कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो सारी साजिश रची गई, ललित झा की क्या भूमिका थी, महेश की क्या भूमिका थी। महेश दरअसल राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है और वो मजदूरी करता है। महेश कई बार आरोपी महिला जो जींद की रहने वाली है नीलम, उससे फोन पर बात भी करता था, लेकिन ललित झा ने चारों बाकी आरोपियों के फोन डिस्ट्रॉय कर दिए, नष्ट कर दिए। आखिर क्या छिपाने की साजिश थी? सभी मुलाकात, कहा यह जा रहा है, भगत सिंह फैन क्लब पेज पर यह मुलाकात हुई थी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर इस केस में दायर किया है, उसमें भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। दो जो इसमें आरोपी हैं, सागर और मनोरंजन। सागर और मनोरंजन ने अपने जूतों में बकायदा सुराख करवाया, स्पेशल सोल लगवाया, और जो सुराख कराया वो उस शेप का था कि जूते में बकायदा वो स्मोक कैनिस्टर जो है, प्लास्टिक का स्मोक कैनिस्टर, उसे रखा जा सके। जूते का साइज बढ़ाया गया और सागर के जूते में जो सुराख मिला है, बिल्कुल वैसा सुराख मनोरंजन के जूते में भी था। तो खासतौर पर जूतों में बदलाव कराया गया ताकि उसमें वो स्मोक कैनिस्टर, यानी वो जो पीले रंग का धुआं छोड़ने वाला कैनिस्टर था, वो उसमें रखा गया था। दोनों ही आरोपी संसद के भीतर अपने जूते में छिपाकर वो स्मोक कैनिस्टर लेकर गए थे। दोनों ने ही पीले रंग का वो धुआं संसद के भीतर फैलाया था और बाहर जो उनके आरोपी साथी थे, उन्होंने वैसा ही एक कैनिस्टर बाहर भी छोड़ा। इस बीच इन सब के पीछे खबर अब यह आ रही है, ललित झा का आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है, राजनीति और इस मुद्दे पर हो रही है। ललित झा के सियासी कनेक्शन पर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ललित झा की एक तस्वीर के आधार पर दावा यह किया है कि उसका कनेक्शन तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ था, और इसकी पड़ताल के लिए आज तक की टीम कोलकाता भी पहुंची, उस घर पर पहुंची जहां ललित रह रहा था, और एक अध्यापक के तौर पर कुछ समय तक उसने वहां काम भी किया था। दूसरी तरफ ललित झा से जो पूछताछ हुई है, उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। प्रश्न यहां ये उठता है, क्या ललित इस मामले का मास्टरमाइंड था या फिर ललित किसी के इशारे पर काम कर रहा था? क्या उसका कोई राजनीतिक कनेक्शन है? इस रिपोर्ट में देखिए दिल्ली पुलिस अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है। संसद के भीतर घुसपैठ और बाहर हंगामा करने वाले एक कांड का मास्टरमाइंड ललित झा को बताया जा रहा है। ललित की ये तस्वीर अब सियासी तूफान खड़ा कर रही है। तस्वीर में उसके साथ टीएमसी के विधायक तापस रॉय दिख रहे हैं। इस आधार पर बीजेपी संसद कांड के पीछे टीएमसी का हाथ बता रही है। तो ये तापस रॉय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। ये तस्वीर खुद ललित ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर
पोस्ट की थी। ये तस्वीर सरस्वती पूजा की है। तापस रॉय ने ललित से जान पहचान की बात से इनकार किया है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी नेता पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। এটা প্রমাণ করতে পারলে এক জিনিস, আর প্রমাণ না করতে পারলে আমি ভাবছি, আমি নিজেও অ্যাডভোকেট এবং সিনিয়র মেম্বার কলকাতা হাইকোর্টের বারের, আমি ভাবছি যে এটাকে নিয়ে আমি, ওরা তো কথায় কথায় হাইকোর্ট আর আদালত দেখায়, আমি ভাবছি যে টুইটটা এবার জোগাড় করে আমি হাইকোর্টে যাব। इस चेतावनी के बाद सुकांता मजूमदार के तेवर बदल गए। संपर्क तो है, ये सामने आया है, बाकी इंक्वायरी के बाद में पता चलेगा। हम नहीं बोल रहे कि तापस राय या टीएमसी ने कराया है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। दरअसल ललित झा कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में 3 साल पहले रहने आया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 1.5 साल पहले वो यहाँ से चला गया। तब से ये घर बंद पड़ा है। लोगों के मुताबिक ललित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आया करता था। वहीं कांग्रेस पार्टी इसे ध्यान भटकाने की चाल बता रही है। वो सवाल खड़े कर रही है कि इधर उधर की बात करने के बजाय सरकार बताए कि आरोपियों को बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने पास क्यों जारी किया। पास जिसने जारी किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी का, और वो खुद कह रहा है कि 1 साल से मेरे पास आ रहे थे, तो 1 साल से संबंध तो स्वीकार लिया जिसने। अब उसके बाद भी अगर कुछ बोलना है तो बोलो। सार्वजनिक जीवन में पता नहीं कौन लोग, कितने लोग किससे मिलते हैं। आज मोबाइल के जमाने में किसी की फोटो निकल सकती, पर सवाल यह है कि इस घटना के लिए किसने कॉन्स्पिरेसी की या साधन मुहैया करे। ललित झा वो शख्स है जो 13 दिसंबर को संसद के बाहर मौजूद था। नीलम और आमोल ने जब कलर स्मोक फैलाकर नारेबाजी की, तब ललित ने उसका वीडियो बनाया और सारे आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस की लगातार दबिश के बाद कल रात उसने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने देर रात ललित से कई घंटे पूछताछ की। 2 डीसीपी और एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित झा ने स्पेशल सेल के आरोपियों को पूरी कहानी बताई। सूत्रों के मुताबिक कई महीने पहले से तैयारी की जा रही थी। संसद में एंट्री के लिए पास जरूरी था, इसीलिए आरोपियों ने अपने दोस्तों में सबसे पूछा था कि पास कौन अरेंज करा सकता है जिससे संसद के अंदर आराम से एंट्री मिल सके। ललित ने बताया कि उसने अपने सभी साथियों के फोन को राजस्थान में तोड़कर फेंक दिया है। पुलिस से भागकर ललित सीधा राजस्थान के अपने एक दोस्त महेश के यहाँ पहुंचा था, जहां महेश ने उसे होटल में कमरा दिलवाया। पुलिस ने महेश और उसके एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के समय ललित के पास कोई फोन नहीं मिला। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों के फोन बरामद करने की है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। लखनऊ में संसद हमले के आरोपी सागर शर्मा के बारे में पुलिस को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक सागर शर्मा बेंगलुरु में आटे की फैक्ट्री में काम करता था। उस दौरान भी वो लखनऊ से बेंगलुरु आता जाता रहता था, फ्लाइट से आता जाता था। दिल्ली पुलिस अब यह जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर उसके प्लेन टिकट के पैसे कौन देता था, कौन था जो बेंगलुरु से लखनऊ और लखनऊ से बेंगलुरु उसको पैसे भेजता था, फ्लाइट से भेजता था। फ्लाइट के टिकट कौन दिया करता था। इसके साथ दिल्ली पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि सागर शर्मा एक शख्स से बेंगलुरु में मिलता था, लगातार उसके संपर्क में रहता था। लखनऊ पुलिस सागर शर्मा का अकाउंट भी खंगाल रही है। यह महत्वपूर्ण बात है। बैंक के खाते भी खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि उसमें कितना लेन देन हुआ, पैसा कहां से आया और पैसा कहां खर्च किया गया। सागर को लेकर एक और चौंकाने वाली जानकारी इस समय सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड एटीएस ने आरोपी सागर शर्मा के घर से उसकी एक डायरी बरामद की है। डायरी के हर पन्ने को खंगाला जा रहा है। डायरी में सागर ने लिखा है कि उससे 13 दिसंबर को संसद में लगाई गई सेंध की भनक पहले थी और किस तरह से प्लानिंग हुई यह भी इससे पता चलती है। वो बार बार कुछ बड़ा कदम उठाने की बात करता था। डायरी के पन्नों से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एंटी टेरर स्क्वाड है वो इस साजिश की परतें खोलने में, इस साजिश को सुलझाने में इस समय लगे हुए हैं।
संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला आरोपी सागर शर्मा। दिल्ली में हुए इस सनसनीखेज कांड के बिखरी कड़ियों के सिरों को पकड़कर लखनऊ पहुंची पुलिस को सागर शर्मा के घर से एक सीक्रेट डायरी मिल गई है। पुलिस को यकीन है कि वो डायरी कई रहस्यों को खोल सकती है और साजिश के उलझे तारों को सुलझा सकती है। सागर की डायरी के इस पन्ने को गौर से देखिए। इस पन्ने की इबारत बता रही है कि सागर के दिल की गहराई में कैसे कैसे अरमान करवटें ले रहे थे। घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। सागर ने जो बात डायरी में बड़ी ही ईमानदारी से लिखी वो अपने डर की बात है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। पुलिस के लिए इस डायरी में लिखी इबारत का एक एक हिस्सा साजिश की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। 5 साल पहले मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं है जो छीनना जानते हैं। ताकतवर व्यक्ति वो है जो सुख त्यागने की क्षमता रखता है। संसद में घुसकर हमला करने वालों में एक सागर शर्मा के घर से डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में वो 6 दिसंबर की तारीख लिखकर साफ लिखता है कि 5 सालों से मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था वो दिन आ गया है। बहरहाल जांच एजेंसियां सागर शर्मा के घर से बरामद हुई इस डायरी को खंगाल रही हैं कि उसने 6 दिसंबर को जो लिखा था कि मैं अब अपने उद्देश्य के लिए जा रहा हूं, 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था, आखिर इसका मतलब क्या है और 5 सालों से इस कौन सी साजिश रची जा रही थी जिसका इंतजार सागर शर्मा कर रहा था। दरअसल 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर करीब 1 बजे 2 युवकों ने संसद में घुसपैठ की और उसके बाद 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर की रेकी कर ली। सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे। लगभग 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले थे। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा खड़े करने वाले सारे आरोपियों को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये भगत सिंह से जुड़े एक ऐसे सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे जहां पर अपने जैसे और लोगों को ये जोड़ने की जुगत में थे। यही नहीं, संसद में घुसकर वहां अफरा तफरी मचाने के लिए बाकायदा इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। इनकी कोशिश ये थी कि कम से कम 5 लोग ऐसे तैयार किए जाएं जो संसद के भीतर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर सके। दिल्ली पुलिस 13 दिसंबर के संसद कांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। सारे आरोपी उसके शिकंजे में हैं। वो उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन मकसद का पता उसे अब तक नहीं चल सका है। इस बीच आज तक को सोशल मीडिया के जरिए रची गई साजिश के बेहद अहम सुराग मिले। सोशल मीडिया पर सबूतों को खंगालने के बाद ये बात सामने आ रही है कि इनमें से कई आरोपी 2 साल से बेहद सक्रिय थे। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक हैंडल बनाया था। इस पेज के जरिए कई लोगों को इससे जोड़ने की अपील की जा रही थी। ये प्रोफाइल अक्टूबर 2021 में एक्टिव किया गया और शहीद भगत सिंह के नाम पर लोगों को इससे जोड़ा जाने लगा। पोस्ट पर ललित और महेश कुमावत के कमेंट ये बताते हैं कि वो इसमें बाद में शामिल हुए। इनकलाब जिंदाबाद शीर्षक से इस पेज पर यह अपील की गई थी। भारत के हर राज्य के युवाओं के लिए ऐलान, धर्म जात अमीर गरीब के फर्क से हटकर एक नवीन समाज के निर्माण का सपना देखने वाले शहीद भगत सिंह जी के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। जो देश के लिए घर से बाहर निकलकर ये पवित्र कार्य करने का दम रखते हो, वही अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखें। हम बीजेपी और कांग्रेस के कड़े विरोधी हैं। गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार और अधर्म के खिलाफ भगत सिंह की तरह हम केवल एक्शन पर यकीन करते हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिन्होंने भगत सिंह फैन क्लब में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई थी। इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल संसद कांड की साजिश रचने के लिए किया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि संसद कांड के लिए 5 से ज्यादा लोगों को तैयार किया जा रहा था। शुरुआती जांच से यह पता चलता है कि लखनऊ का रहने वाला सागर उन शुरुआती लोगों में शामिल था जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया। भगत सिंह के नाम पर सोशल मीडिया पेज बनाने वाले आरोपियों ने उन्हीं के अंदाज में संसद में सनसनी पैदा करने की कोशिश की और अब ये सभी कानून के शिकंजे में और यूएपीए के बेहद सख्त प्रावधानों के तहत सलाखों के पीछे लंबा समय बिताने वाले हैं।
श्रेया चटर्जी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।